निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के नूंह जिले में राज्य सरकार ने 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला कल रविवार शाम 6 बजे से प्रभावी है और आज सोमवार शाम 6 बजे तक यह रोक जारी रहेगी। बता दें कि आज सोमवार को नूंह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है। उसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। गौरतलब है कि बीते साल 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था और इस यात्रा के दौरान पथराव होने की वजह से दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस वजह से इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है। कांग्रेस ने कल रविवार को पिछले सप्ताह जारी एक कथित सरकारी आदेश का हवाला देते हुए दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस आदेश को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी और अब मोदी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है। हालांकि सरकारी आदेश की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी आदेश का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी यह सरकारी आदेश एक्स पर शेयर करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। उन्होंने इस पुराने आदेश की एक प्रति शेयर करते हुए लिखा कि यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। जयराम रमेश ने कहा कि मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि चिराग पासवान और जयंत चौधरी सचमुच अगर इस फैसले के विरोधी हैं तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। निश्चित तौर पर ये फैसला गलत है। गरीब आदमी आज अपनी गरीबी को चादर से ढककर काम कर रहा है, जिसे आप सबके सामने लाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता समझ चुकी है और 2024 में भाजपा की विदाई का मन बना चुकी है। कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट विवाद के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यह आदेश वापस लेने की मांग की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि क्या यह यूपी का मुद्दा है या भाजपा का। भाजपा ने अपने एनडीए सहयोगियों से इस बारे में बात नहीं की है। कांवड़ यात्रा उत्तराखंड से शुरू होकर यूपी और हरियाणा तक जाती है। इन सभी राज्यों में भाजपा सत्ता में है। दिल्ली पुलिस भी भाजपा के अधीन आती है। इस तरह वे राजस्थान में भी सत्ता में है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या यह सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला है या फिर भाजपा और आरएसएस का। उन्होंने कहा कि वे केवल नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वे लोकसभा चुनावों में भी 240 सीटों तक ही सीमित रह गए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले पर आज सोमवार 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एक एनजीओ ने इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनजीओ ने योगी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच 4,500 भारतीय छात्रों को भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारतीय छात्रों के साथ ही नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव के एक छात्र को भी सुरक्षित भारत लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास वहां फंसे छात्रों को
सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय दूतावास के अनुसार पिछले 2 दिनों में भारत ने 5000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित भारत पहुंचाया है और अब बाकी जो छात्र बांग्लादेश में हैं उनसे भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था और इन प्रदर्शनों के दौरान कई हिंसक झड़पें हुई, जिसके कारण वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसलिए भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को देश लौटने की सलाह दी थी। साथ ही बता दें कि यहां हुई हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 8.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बेहतरीन एथलीटों का समर्थन करेगा। हम अभियान के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 8.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हमारे पूरे दल को हमारी शुभकामनाएं। भारत को गौरवान्वित करें। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और यह आयोजन 11 अगस्त 2024 तक चलेगा। बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने कल रविवार 21 जुलाई को कोलकाता में शहीद दिवस रैली का आयोजन किया। इस रैली में हिस्सा लेने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं और दिल्ली के इशारे पर जो लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में आपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश ने भी आपके साथ मिलकर भाजपा को पीछे छोड़ दिया। ये जो लोग सरकार में बैठे हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। सपा प्रमुख ने कहा कि हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। देश की ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांटकर हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब हो भी जाएं, लेकिन आखिरकार वो हारेंगी। लोगों का भला ना कभी इनका मकसद रहा है, ना कभी रहेगा। सपा प्रमुख ने कहा कि नकारात्मक ताकतें आखिर अपने अंदर की कलह से ही खत्म होती हैं। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके 38% निर्वाचित सांसद महिलाएं हैं। चुनावों से पहले कई लोग राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का दावा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। हम एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जिसने 38% महिला प्रतिनिधियों को सुनिश्चित किया। ममता बनर्जी ने आगे अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप यहां आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल दिखाया है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई गई है वह सरकार स्थिर नहीं है, वह सरकार कभी भी जा सकती है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि कई लड़ाई लड़ी हैं और आगे भी लड़ना है, जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के अलावा आम लोग भी पहुंचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों को राज्य के अलग अलग विभागों में प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर बात करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर मैंने 15 जून 2022 को ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के काम करने वाले विभाग हैं उनमें अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि जब अग्निपथ योजना आई थी उस वक्त भी मैंने सेना के अफसरों और जवानों के साथ मिलकर बैठक की थी। अगर अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए कोई कानून बनाना होगा तो उसे भी हम विधानसभा में लेकर आएंगे। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण देने का ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर कर लिया है और अपनी जगह पर अपनी सहयोगी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए समर्थन दिया है। बाइडेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं
और बीते महीने उनके और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच डिबेट हुई थी, जिसमें बाइडेन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद से ही डेमोक्रेट नेता बाइडेन पर उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रहे थे। वहीं अब अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि उनका ये निर्णय राष्ट्र और उनकी पार्टी के हित में है। बता दें कि अमेरिका में 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस छोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में उन्होंने कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं थे और निश्चित रूप से सेवा करने के लिए भी उपयुक्त नहीं है और कभी नहीं थे। उन्होंने केवल झूठ, फेक न्यूज़ और अपना बेसमेंट ना छोड़कर राष्ट्रपति का पद हासिल किया। उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल थे, जानते थे कि वे राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं थे। और अब देखिए उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है। लाखों लोग हमारी सीमा पार करके आ रहे हैं। उनके राष्ट्रपति बनने से हमें बहुत कष्ट होगा, लेकिन उन्होंने जो क्षति पहुंचाई है उसे हम शीघ्र ही सुधार लेंगे। अमेरिका को फिर से महान बनाएं। जो बाइडेन से समर्थन मिलने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी लोगों की ओर से मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके असाधारण नेतृत्व और हमारे देश के लिए उनकी दशकों की सेवा के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद देती हूं। मैं राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं और मेरा इरादा यह नामांकन अर्जित करना और जीतना है। चुनाव दिवस तक हमारे पास 107 दिन हैं। हम मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।